अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 21 लेक्चर है ये, 31 में। और इसके अंदर हम कुछ फेजर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की भी ये सारे। और ये एंड ऑफ द चैप्टर भी हम इसमें ये करेंगे। और मैं आपको स्टार्ट करता हूँ ये लेक्चर विद अ क्विक ओवरव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 9। Chapter number 9 is about sinusoids and specifically a phasor representation of sinusoids, sinusoidal signals। तो साइनोसाइडल के सिग्नल्स के जो पैरामीटर्स होते हैं वो होता है इसका एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और आर्गुमेंट में एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और फिर ये टाइम कहलाता है। और इसका होता है फ्रीक्वेंसी दैट इज़ इक्वल टू 1/t। और पीरियडिक सिग्नल की निशानी ये होती है कि आफ्टर एवरी टाइम पीरियड t, that is the period of the signal, it is same, that the signal is repeating, that's why this and these two sides of the equation are same। अच्छा, f is equal upon t, omega is equal to 2 pi f। अच्छा, साइनोसाइडल सिग्नल में लीडिंग एंड लैगिंग का कॉन्सेप्ट है। तो दिस सिग्नल इज लीडिंग एंड दिस डार्क कंटिन्यूस लाइन इज लैगिंग, and this signal is leading by angle of phi, and phi is just shown here। So this is a complete representation of a signal and this is in time domain, but क्योंकि frequency same होती है पूरे सिस्टम में आमतौर पे, तो हम क्या करते हैं कि उसको फेजर में शो कर देते हैं और टाइम डोमेन की इन्फॉर्मेशन, ओमेगा टी वाली की इन्फॉर्मेशन को हम एलिमिनेट कर देते हैं। ये वाली डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से मैं सोचता हूँ और ये आइडेंटिटीज़ मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर मुझे किसी भी जगह पहुंचना है तो आई विल जस्ट रीच फ्रॉम दिस। साइन से कॉस पे पहुंचना है तो साइन से कॉस पे पहुंचना है, तो इफ़ माय सिग्नल इज अवेलेबल इन साइन, तो व्हाट विल बी इन टर्म्स ऑफ कॉस ऑफ -90। तो कॉस ऑफ -90 हो जाएगा, तो मैं साइन तक पहुंच जाऊंगा। और इसी तरीके से डिफरेंट माइनस साइन में, ये माइनस साइन ऊपर है, ये कोई रिविजन आपको होना चाहिए, याद रहना चाहिए, ताकि अपने मैथ को सॉल्व करें। और फेजर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फेजर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर इज फेजर? कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन फेजर की। अच्छा, वो आगे है। एनीवे, ये हमने 9.2 से लेकर कर ली है 9.4 तक, आई गेस 9.4 तक। अच्छा, फेजर कैन बी शोन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कम्स फ्रॉम यूलर्स आइडेंटिटी। और अब आप कॉपी पेन से निकाल लें, बिकॉज नाउ वी आर जस्ट प्रोसीडिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऑपरेशंस होते हैं सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, मल्टीप्लिकेशन पोलर फॉर्म में होती है, डिवीजन पोलर फॉर्म में होती है, रेसिप्रोकल हमने लास्ट लेक्चर में किया था, और वो गिवन होता है 1/r के, और माइनस थीटा हो जाता है, स्क्वायर रूट इस तरीके से एंगल डिवाइड हो जाता है, और मैग्नीट्यूड का रूट ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब होता है कि यहाँ पे साइन को चेंज कर दिया जाए, प्लस है तो माइनस कर दिया जाए। और 1/j जो होता है वो -j होता है, ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी। j/j से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा आपके पास। इस चीज़ को लेफ्ट ऑफ द साइड ऑफ द इक्वेशन को j/j से मल्टीप्लाई करें, फिर देखें क्या आता है, या आप खुद करें। ये यूलर्स आइडेंटिटी है। अच्छा, फेजर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें से, क्यों दिस इज़ अ यूलर आइडेंटिटी और ये रियल, ये यहाँ पे यूलर आइडेंटिटी है, इसका मतलब है कि दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू दिस कॉस एंड साइन बोथ। तो अब क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन को ओमिट कर देना है टाइम डोमेन की, तो हम इनमें से दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं। तो फेज़र के लिए कोई सी भी ली जा सकती थी, लेकिन किताब वालों ने, और एक आम कन्वेंशन ये है कि हम इसका रियल पार्ट लेते हैं। तो कॉस इज़ द रियल पार्ट ऑफ द दिस यूलर्स आइडेंटिटी एंड साइन इज़ द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी एंड रियल। तो देखें, कॉस ऑफ ओमेगा टी, जो थीटा है यहाँ पे ओमेगा टी है, ओमेगा टी प्लस पाई है, तो ये ई रेशियो करो, इस थीटा की जगह पे ये पूरी चीज़ रिप्लेस कर दी, ई रेशियो करो जे तो फार्मूले में मौजूद है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5 हो गया। इन दोनों को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जे थीटा और जे ओमेगा टी। अब जे ओमेगा टी की इन्फॉर्मेशन को हमने डाल दिया है, जे ओमेगा टी की इन्फॉर्मेशन को हमने डाल दिया है, एमिट कर दिया है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने बाहर कर दी और v को बराबर कर दिया है
वी एम जे थीटा को, वी एम जे थीटा, और ये इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल सिग्नल आ जाएगा। अभी हमारे पास सिर्फ ये फेजर रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन टाइम डोमेन की इन्फॉर्मेशन नहीं डालते। सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक लाइन होती है पोलर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसको वो शो करती है फेज़। अच्छा, सिस्टम में फ्रीक्वेंसी आमतौर पे सेम होती है, प्लीज़ कीप इट इन माइंड। अच्छा, सो इट्स अ रोटेटिंग वेक्टर, काइंड ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। अगर ये फेज़र है और इसका फाई एंगल है तो इट्स बेसिकली अ रोटेटिंग फैक्टर। अब इसकी आप प्रोजेक्शन लेंगे तो ये यहाँ पर आपकी प्रोजेक्शन आ जाएगी, ये प्रोजेक्शन जो आ जाएगी दैट विल बी द एक्चुअल सिग्नल। जो ये रोटेट कर रहा होगा इसकी प्रोजेक्शन ऊपर नीचे होगी और वो बनाएगी आपकी साइन वेव, तो वो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। सही है। फेजर डोमेन में इसको इस तरह लिखते हैं, टाइम डोमेन में इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये आप किताब देख के खोल लें और देख लें, ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था, जस्ट रिपीट। साइन से अगर हमें कॉस में जाना है तो सोचें कैसे जाते हैं। साइन नीचे होता है, कॉस राइट पर होता है, जो डायग्राम हमने ऊपर देखी है किताब में देखें। तो साइन से कॉस में जाने के लिए कॉस को नीचे कॉस की टर्म्स में सोचें तो कॉस की टर्म्स में नीचे आते हैं -90, तो ये हो गया यहाँ पे इस तरीके से। लास्ट टाइम भी मैंने आपको किया था। ये डायग्राम मुझे इतनी अच्छी लगी है ना, और ये मुझे इसी किताब में मिली है, इससे पहले मुझे कभी ये डायग्राम मिली नहीं है। तो ये आइडेंटिटीज ऑलवेज आई फाउंड इट वेरी हार्ड टू रिमेंबर कि -90 होगा या +90 होगा, कॉस किसके बराबर होता है, साइन में क्या एंगल ऐड करना होता है। आई नेवर वॉज एबल टू रिमेंबर इट। मुझे हमेशा आइडेंटिटीज़ देखनी पड़ती थी, जहन में कोई तरीका नहीं था। नाउ बट आई डोंट हैव टू जस्ट लुक एट एनीथिंग, I can just do it in my mind, and that is not by memorization, but that is by visualization of that figure in my mind, the Cartesian coordinate type of figure, जहाँ पे साइन ऊपर माइनस साइन ऊपर होता है, प्लस साइन नीचे होता है, प्लस कॉस राइट पे होता है और नेगेटिव कॉस लेफ्ट पर होता है। तो इसको इन टर्म्स में सोचने की कोशिश करें, बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, कॉपी पेंसिल निकालें बेटा और कॉपी पेंसिल पे जो है करने की कोशिश करें। अच्छा देखें, अब अगर फेजर डोमेन में अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद है तो दिस इज़ वी एम, इसको डी करेंगे तो ये कॉस जो होगा वो माइनस साइन हो जाएगा। माइनस साइन होता है +90 के कॉस के, तो ये ओमेगा तो बाहर आ जाएगा इसकी वजह से। तो ये जो है चीज़ है, ये इसको हम फेजर डोमेन में लिख सकते हैं इस तरीके से, जे ओमेगा टी, जे 90 जो होगा वो जे बन जाएगा बाहर, तो ये जे बाहर बन गया, जे बाहर गया, जे ओमेगा टी। इस पूरी चीज़ को बदलने से जे ओमेगा वी हो गया। ये तो हम फेजर में लेते नहीं हैं। सही, तो आपके पास ये आ गई आइडेंटिटीज़, और डेरिवेटिव में ये है जे ओमेगा टी और इंटीग्रल में है जे वी अपॉन जे ओमेगा। ये बहुत इस्तेमाल होता है फॉर सॉल्विंग इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो दैट वाज अ क्विक रिव्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट वी हैड डिस्कस्ड। 9.3 9.4 हमने कर ली थी। लेट्स डू 9.5। ये न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, यू कैन जस्ट डू इट। फाइंड द साइनोसॉइड रिप्रेजेंटेड बाय दीज फेजर्स, ये आप खुद करें। एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, सॉल्व एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको करवाता हूँ। फाइंड द साइनोसॉइड से कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज फेजर्स। अब देखें 9.5 लास्ट टाइम हमने किया है कि नहीं किया है। 9.5 ये रहा 9.5, ये 9.5 है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और हमें क्या करना है, v = 25 एंगल 40 है, तो इसको क्या लिखेंगे 25 कॉस ऑफ ओमेगा टी 40, लेकिन क्योंकि माइनस में है तो हम माइनस में से एलिमिनेट करने के लिए इसको -80 सब्ट्रैक्ट कर दें या प्लस कर दें, बात एक ही है। 25 कॉस ओमेगा टी और ये सब्ट्रैक्ट करने से -40 आ गया, -40 आ गई। यहाँ पे -40 देखें, आंसर किताब में भी देख लें ज़रा, और ये -40 आ गया। अच्छा, दूसरा सिग्नल है इस सूरत में है, लेट्स लुक एट दिस बी पार्ट। ये सिग्नल है आपके पास, इसका आपको साइनोसॉइड निकालना है। तो आपको पता है कि J = 190, 1 एंगल 90 J। ये 190 कैसे है, बिकॉज J इज़ लाइक 0 cos थीटा और J 09 sin 90, J sin 90 से 990 इज़ 1, तो ये J रह गया। सो दिस इज़ 1 एंगल 90 है इसका फेस। सो J होता है 1 एंगल 90। अच्छा देखें, cos ऑफ 90 करेंगे तो क्या होगा 0, और sin ऑफ 90 क्या करेंगे 1, तो ये J आ जाएगा। अच्छा 12 5 ये क्या है,
अच्छा अच्छा, ये जो चीज़ है ऊपर वाली, इसको हमने जो है पोलर फॉर्म में लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करें, पोलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 132, तो ये 132 है। इसको पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में ये रहा 13, 13 पोलर फॉर्म, 13 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 13, और पोलर फॉर्म में ऐड हो जाते हैं एंगल्स, 90 माइनस 22, 90 माइनस 22 और 13, और ये एंगल आ गया। तो ये जो है फेज़ में लिख लिया और ये एम्पलीट्यूड में लिख लिया, और आंसर देखें, आंसर यही आ गया है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो एग्जाम्पल 9.6 तो आप खुद कर लें, लेकिन आप ये देखें कि मैं ये खुद सॉल्व करता हूँ और फिर जाके मुझे जो है ना कॉन्फिडेंस फील होता है। सो एक्चुअली आई हैव जस्ट सॉल्व दिस 9.6 माई सेल्फ बिफोर solving the practice problem. So this 9.6 was already solved, but rather than looking at the example, solved example, I just preferred to solve it myself, so that I just feel more confident in explaining the things. और सबसे ज़्यादा जो सीखने का अच्छा तरीका है ना, दैट इज़ अ गाइडेड टूर। तो आपको इस वक्त जो है गाइडेंस मिल रही है, एंड इट्स अ रॉयल रोड टीचिंग। व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग इज़ अ रॉयल रूट टू लर्निंग। सो इसको मैंने लास्ट टाइम भी आई हैव लाइक्ड दिस कोट वेरी मच। इसके बड़े डायमेंशंस जो है मैं समझ रहा हूँ इसके हैं, अ रॉयल रोड टू लर्निंग। देखिए रॉयल रोड तो इसका मतलब है कि यू आर जस्ट लाइक अ प्रिंस एंड योर समवन इज़ अवेलेबल for you to guide you through the contents of the book, which this textbook which is already available, you can go through it yourself, but right now I have been assigned a task and I have been hired to make the things easier for you, so that means that you are a royal. Or the other aspect of this quote is that what I am doing, although I feel like I am teaching, but right now I am not teaching, I am learning. The more I teach, the more I become more confident in the concepts which I am just teaching. और मुझे privilege हासिल है for being a teacher. So मैं learn तो कर रहा हूँ, लेकिन I am learning as a teacher. So मुझे कोई इम्तिहान नहीं देना, मुझे पर कोई चेक्स नहीं है। So I am learning in a royal way. और ये टीचर, ये मेरी लर्निंग है। सो आई एम इन दिस केस, इन दिस कॉन्सेप्ट, दिस एक्सपेक्ट आई एम अ रॉयल। राइट, ओके चलें, ये तो एक ख्वाहिश से खास साइड की बात थी। डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हुए आप लोग, आई होप कि नहीं हुए होंगे। अपनी कॉपी पेंसिल अगर आपके हाथ में होगी ना तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। अच्छा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये है, V1 और V2 करना है। V1, मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिखाऊँ क्या है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.6 है, V1 है, V2 है, और फाइंड V1 प्लस V2। तो ये दोनों साइनोसॉइड्स को आप कैसे ऐड करेंगे? नॉर्मली जो टाइम डोमेन में ऐड करना पॉसिबल है, यस डेफिनेटली इज पॉसिबल। वो ऊपर आइडेंटिटी मौजूद है, उसको देखें और सॉल्व करना शुरू कर दें, बट आइडेंटिटी देखे बगैर इसको फेज़र में चेंज करें और फेज़र में इसको सॉल्व करें। ये देखें, इसको फेज़र में चेंज किया यहाँ से, माइनस कॉस, और ये हो गया। इस माइनस साइन को अगर हम कॉस में ले जाना चाहें तो माइनस साइन ऊपर होता है, कॉस राइट पे होता है, तो कॉस में प्लस करना पड़ता है फॉर रीचिंग -9। तो प्लस 90 कर दिया, प्लस 90 कर दिया, तो 30 प्लस 90 इज़, ये रहा यहाँ पे किया हुआ, इस टाइम मौजूद है। अच्छा, तो ये हो गया, ये फेज़र हो गया इसका। और V2 क्या था? ये था 20 कॉस, तो 20 कॉस 45, ये इसका सिंपल फेज़र हो गया ये वाला। अब दोनों को ऐड करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको ऐड कर लें और पोलर फॉर्म में लिख लें, कैलकुलेटर से सारा काम होना है, और इसको लेकर वापस कॉस के टर्म्स में लिख लें। तो दिस इज़ लाइक 49.99, जो एंगल आया था वो यहाँ पे लिख लिया, मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख लिया। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। देखिए मैं यहाँ कोशिश ही कर सकता हूँ, और अगर आप कॉपी पेंसिल ले लेंगे तो आई गारंटी यू दैट यू विल बी थ्रू दिस कॉन्सेप्ट। आपका अपना हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, बहुत ज़रूरी है। It's just not possible. They can please understand, when I am just spending 2-3 hours for making this lecture and making all these solving all these examples, and I spend like 2-3 hours and then explaining you in 20 minutes, so it's just not possible that if you just spend 20 minutes and then you get a complete understanding of this thing, that is just a very big ask from you. So you just have to spend more time on it, and that's how you will be spending this more time. This you will be spending by actually solving these same numericals. राइट। अच्छा, मैं आपको बताऊं एक राज की बात, वो ये है कि अगर आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना अपने हाथ से, एंड ऑफ द चैप्टर प्रॉब्लम जो है ना बिल्कुल आपके लिए ऐसे बन जाते हैं जैसे बच्चों का खेल है।
और उसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं रहती. यू जस्ट सी द प्रॉब्लम एंड यू विल से इट विल बी डन. सो सारे प्रैक्टिकल एंड ऑफ द चैप्टर प्रॉब्लम करने की भी ज़रूरत नहीं है. आई विल जस्ट गिविंग यू वेरी वेरी स्मॉल असाइनमेंट फॉर एंड ऑफ द चैप्टर फ्रॉम दिस चैप्टर. एंड ऑफ द चैप्टर न्यूमेरिकल्स में मैं एक असाइनमेंट बनाऊंगा आपके लिए, और आई विल बी जस्ट कीपिंग इट वेरी शॉर्ट बिकॉज आई अंडरस्टैंड द टाइम इज़ वेरी शॉर्ट. ये टाइम इज़ वेरी लेस विद यू. सो कोई भी काम करें अच्छे तरीके से करें, और कम करें लेकिन अच्छा करें. जब इसको आप अच्छा करेंगे ना, इस न्यूमेरिकल को, तो आपका मसला हल हो जाएगा. आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे. मैंने भी बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए हुए. मैंने वही न्यूमेरिकल सॉल्व किए जो मैं आपको दिखा देता हूँ. इसके बाद मैं पूरी किताब नहीं सॉल्व करने बैठा हूँ, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है ना. अच्छा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.7 प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं. 9.7 कहाँ पर है? ये रहा 9.7. एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी सॉल्व है लेकिन वो आपको मैं नहीं दिखाऊंगा. 9.7 ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है. इसमें क्या करना है, ये इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर आप एग्जांपल देख कर आ रहे हैं तो ये आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी. 2dv है तो इसको हम क्या करते हैं, dv को हम रिप्लेस कर देते हैं jwv से. ये किताब में कॉन्सेप्ट कहाँ दिया हुआ है? ये किताब में कॉन्सेप्ट यहाँ दिया हुआ है. मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ. ये रहा dv/dt j ओमेगा t होता है, और इंटीग्रल vt होता है v अपॉन j ओमेगा अपॉन j ओमेगा. अब ये बात समझ आई ना? तो इसको कर दिया j ओमेगा, और इसको कर दिया v को डायरेक्ट वेक्टर, और इसको इंटीग्रल को रिप्लेस किया तो j ओमेगा से डिवाइड कर दिया. tan v इंटीग्रल, ये फेजर लिखा j ओमेगा, और इसको पोलर फॉर्म में लिख लिया. फिर क्या कर दिया, फिर जो है हमने देखा कि भाई ओमेगा की वैल्यू क्या है. ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर है 5. ओमेगा इज 5, तो 5 को ओमेगा की जगह रिप्लेस कर दिया. 2 × 5 ओमेगा j हो गया. ये सारा कुछ आप देख लें. v को कॉमन निकाल लिया तो बच गया आपके पास, ये माइनस था, ये 10 था, तो 8j + 5. v कॉमन हो चुका हुआ है. ये पोलर फॉर्म में मौजूद है. ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में. इसको यहाँ पर रख के डिवाइड कर लिया. ये आंसर लेकर आ गए. ये पोलर फॉर्म में एक आंसर आ गया. इसको आपने टाइम डोमेन में लिख लिया. सो दिस इज योर आंसर 5.388. 5.3 and the phase is -88. Let's see the answer of 9.7. Allah God, Allah help us. Yes, 5.3 and -88. It's the answer. 9.7 है. अब ये जो एक नया टॉपिक है, बट बिफोर दैट आई हैव सॉल्व्ड फ्यू मोर एंड ऑफ द चैप्टर प्रॉब्लम्स. सो आई विल जस्ट लाइक टू शो यू दीज प्रॉब्लम्स. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको मैं करता हूँ कंप्रेस, और इसको अवेलेबल कर देता हूँ LMS पे, सो दैट यू कैन डाउनलोड इट एंड देन सी इट विदाउट पॉजिंग एंड प्लेइंग द माई वीडियो. तो ये मैं सारी चीज़ें अवेलेबल कर देता हूँ. राइट, लेकिन पहले मैं आपको ये दिखा दूँ 9.13. तो ये 9.13 है, और इस तरह के न्यूमेरिकल से जो हम पहले सॉल्व कर चुके हुए हैं, ये कैलकुलेटर से सॉल्व किया है मैंने. आंसर यहाँ से ये आ गया है. ये दिस इज़ द आंसर. और 9.13 मैं आपको किताब में से भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा न्यूमेरिकल किताब में से देखकर एक कॉन्फिडेंस फील करता हूँ. तो वही चीज़ मैं आपके साथ, ये वाला आंसर है. ये इसका आंसर मैंने आपको दिखा दिया. थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा हमें. ये एक डिटर्मिनेंट है. डिटर्मिनेंट हमारे अगले चैप्टर में, हमें जब सर्किट सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स आएंगे हमारे पास. नॉर्मली हम जब इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स हमें सॉल्व नहीं करने पड़ते, बिकॉज इक्वेशन हमने नोडल एनालिसिस में और मैश एनालिसिस में डिटर्मिनेंट सारे के सारे इक्वेशन सॉल्विंग जो होती है कैलकुलेटर में वहाँ हो जाती है. लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटर्मिनेंट क्योंकि नहीं सॉल्व होते कैलकुलेटर में, तो ये हमें सॉल्व करने पड़ेंगे. तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया डायगोनल में, तो ये आ गया माइनस, और फिर ये और ये मल्टीप्लाई J2 एंड J2, 2J समझें. तो ये हो गया 4 और J². I² भी लिख देता हूँ ना मैं कभी कभी. J तो किताब में लिखा है लेकिन मैं I लिखता हूँ तब. तो ये I है, आयोटा से I. और ये जो है आपने सॉल्व कर लिया इसको, और ये आपके पास आंसर आ गया पोलर फॉर्म में. राइट, सो ये J² जब माइनस आ जाएगा ना, तो ये रियल नंबर में ऐड होगा, क्योंकि ये J² इज़ बेसिकली -1 इज़ -1 प्लस हो गया ये 4. ये रियल नंबर बन जाएगा, ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये 35 हो गया. और इस पोलर फॉर्म में इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया. अच्छा, तो अभी मैं आपको दिखा रहा था 9.13 के AC, फिर 9.17 दो साइनोसॉइड को ऐड करना है. ये एक साइनोसॉइड है B1, दूसरा साइनोसॉइड ये है. पोलर फॉर्म में लिखा, दोनों को ऐड किया, कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इसको ऐड कर दिया. दिस इज आंसर. ये मैंने किताब से मैच किया हुआ है. आंसर बिल्कुल सही है.
अच्छा, थोड़ा सा मैं तेज़ जा रहा हूँ, बेयर विद मी। लेकिन आप लोगों ने तेज़ बिल्कुल भी नहीं जाना, आपको ये सारा चीज़ें स्लो स्लो करनी है। अच्छा, कुछ मैंने अपनी बात करने की स्पीड कम की है बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि तेज़ बात करने से आपको शायद फॉलो करना मुश्किल होगा। ऑल्दो लेक्चर का टाइम तो बढ़ जाएगा, लेकिन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन है यह। यहाँ पे दो इक्वेशन की, इसको हम टाइम डोमेन में भी कर सकते हैं, लेकिन वी विल जस्ट टेक इट टू फेज़र डोमेन। ये पोलर फॉर्म में इसको लिख लिया, फेज़र में लिख लिया, ये फेजेस में लिखा हुआ है हमने। और इसको इंटीग्रल को रिप्लेस किया तो जे ओमेगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमें पता है क्या है, ओमेगा की वैल्यू है 40, तो 40 से डिवाइड कर दिया, तो ये 10 को डिवाइड किया 40 से तो 2.25 आ गया, और 50 को डिवाइड किया तो 1.25 आ गया। इसको हमने लिख लिया, यहाँ से ये आंसर आ गया। और ये जो आंसर है इसका 1.28 ये मैंने अपना लाइक आया हूँ। और ये जो था ना, ये मैंने किताब में से कॉपी किया था, तकरीबन सेम है। ये मैंने किताब में से आंसर एंड ऑफ द चैप्टर से कॉपी करके रेफरेंस के लिए लिख लिया था, और पता चला वो बिल्कुल सही आंसर आ गया मेरा भी। जब अल्लाह की मदद शामिल हाल हो ना, तो आंसर जल्दी आ जाते हैं, वरना कोई प्लस माइनस की मिस्टेक करके ना आधा पौना घंटा 1 घंटा भी देर हो सकती है। बस तलाश ही करते रहो कि माइनस कहाँ और प्लस कहाँ आपने कर दिया। चलें, ये 21C था, वो मैंने कर दिया। अब एग्ज़ाम बुक में आप देख लीजिएगा 25 है, इसके अंदर भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप सभी देखें। 925 ये सोल्यूशन है, मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको अवेलेबल कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ स्नैपशॉट, ये मैं आपको अवेलेबल कर रहा हूँ ऑन LMS, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये 927 है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पोलर फॉर्म में लिख दिया, डीवी को जे ओमेगा, डीवी जो लिखते हैं जे ओमेगा भी लिख देते हैं। ये डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसको इंटीग्रल की वजह से जे अपॉन ओमेगा से डिवाइड कर दिया, इसको पोलर फॉर्म में लिख दिया, और आगे चले और ये आंसर आपका आ गया। तो नेक्स्ट वीक में हम जो है इंशाल्लाह मंडे को अपनी ऑनलाइन क्लास करेंगे, और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो उसको टैकल करेंगे, और फिर अगले ही वीक में हमने कोई क्विज़ भी बुध वाले दिन जो है ना क्विज़ रखना है, सही है। और असाइनमेंट भी जो है मंडे को सबमिट करना है अपने, वो मैं डेट अभी एक्सटेंड कर देता हूँ। सो दैट वाज इट। और देखते हैं टाइम कितना हो गया, 22 मिनट, सही है, वी आर इन टाइम लिमिट। तो अल्लाह हाफिज़। आज हमने कोई नमाज़ की बात नहीं की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह जल शानू का इरशाद है कि मैंने तुम्हारी उम्मत पे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, और जो इसको अपने वक्त अदा करने का एहतमाम करेगा मैं उसको अपनी ज़िम्मेदारी पे जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो इसका एहतमाम ना करे उसकी कोई ज़िम्मेदारी मुझ पर नहीं है। तो हम मैन जो हैं, हम जो मेल्स हैं, हमें मस्जिद में नमाज़ पढ़नी होती है, तो जमात नमाज का एहतमाम करें, सही है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।